ये क्लास आज हमारा सेकंड लेक्चर है माइंडस्टैक के अंदर बैकएंड में मॉड्यूल 3 में। उससे पहले हम रिकॉल करते हुए चलेंगे अपने फर्स्ट सेशन को। फर्स्ट सेशन के अंदर हमने बात की थी माइंडस्टैक के इंट्रोडक्शन के ऊपर, और इसमें हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चर, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल डिस्कस किया, क्लाइंट सर्वर मॉडल। ठीक है, जिसमें हमने बात की कि हमारे पास क्लाइंट साइड और यानी फ्रंट एंड और बैक एंड होते हैं। हमने फिर इनको नाम दिया क्लाइंट साइड और सर्वर साइड का, और हमने कहा सर्वर साइड में फर्दर हम इसको मज़ीद डिवाइड कर सकते हैं दो चीज़ों में, एटलीस्ट टू लेवल, एक वेब सर्वर और एक डेटाबेस सर्वर। फिर हमने बात की जी डेटाबेस सर्वर्स में हमारे पास अपने पास नो सीक्वल डेटाबेस मोंगोडीबी यूज़ करेंगे। मोंगोडीबी के ऊपर हमने डिफरेंट ऑपरेशंस एटलस के ऊपर हमने परफॉर्म करके देखे कि हम एटलस के ऊपर अकाउंट किस तरह से बना रहे हैं, हमारे पास उसमें कलेक्शंस कैसे बनती हैं, उसमें डॉक्यूमेंट कैसे स्टोर होते हैं, हमने इनके ऊपर बात की थी। तो यहाँ तक अगर किसी को स्टिल अगर कोई इशू है तो अब भी पूछ सकते हो। देखिए जी, लास्ट टाइम हमने सबसे पहले जो हमने स्टेप परफॉर्म किए थे उन्हीं चीज़ों की मैं रिकॉल करते हुए चलता हूँ। हमने क्या किया जी, मोंगो डीबी एटलस के लिए अकाउंट क्रिएट किया था। ठीक है, कहाँ पर, इसको मैं दिखा देता हूँ आपको। ये मेरे पास मोंगो डीबी की ऑफिशियल साइट थी। ठीक है, mongodb.com। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, mongodb.com के ऊपर जो अपना अकाउंट बनाते हो, उसके बाद आपने ये मैं स्टेप्स लिख रहा हूँ। आपने अकाउंट क्रिएट किया, उसके बाद आपने लॉगिन किया, उसके बाद यहाँ पे आपको एक मोंगोडीबी की सर्विस मिलती है। ठीक है, उसको हम कहते हैं मोंगोडीबी एटलस। ठीक है, एटलस है क्या, ये इनफैक्ट एक ऑनलाइन डेटाबेस है। ऑनलाइन से मतलब वही डेटाबेस जो आप अपने सिस्टम के ऊपर यहाँ पे बनाओगे, लोकल सिस्टम के ऊपर, उसको अगर आपने ऑनलाइन डिप्लॉय करना हो तो पहला टूल एटलस है। यानी अगर आपसे कोई कहे कि जी ऑनलाइन डेटाबेस है, डेटाबेस को डिप्लॉय करना है तो और मोंगोडीबी की डेटाबेस डिप्लॉय करना है, तो पहला और फ्री में जो आपके पास ऑप्शन है वो मोंगोडीबी एटलस है। एटलस के ऊपर आप अपनी डेटाबेस क्रिएट करते हो, देन उसके बाद डेटाबेस के अंदर आप कलेक्शंस क्रिएट करते हो, कलेक्शन के अंदर आप डॉक्यूमेंट ऐड किया करते हो। लास्ट टाइम हमने ये एग्जाम्पल की थी कि हमारे पास अगर हमने प्रोडक्ट्स का डाटा स्टोर करना हो तो हम उसके लिए क्या करते हैं, एक कलेक्शन बनाते हैं जिसका नाम हम प्रोडक्ट्स रखेंगे, और उस कलेक्शन के अंदर हमारे पास जेसन लाइक फॉर्मेट के अंदर डाटा स्टोर होगा। यानी एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बाहर दिखने वाला, ये बिल्कुल ऑब्जेक्ट की तरह दिखेगा, ये हम डॉक्यूमेंट में एज ए डॉक्यूमेंट स्टोर करते हैं। यानी ये होता ऑब्जेक्ट ही है। हम इसको जब स्टोर कर देते हैं तो इनफैक्ट बैकएंड के अंदर, यानी जो मोंगोडीबी इटसेल्फ जब इस डाटा को स्टोर करता है तो इसको बाइनरी में इनक्रिप्ट करता है। इसी वजह से इसको बेसन फॉर्मेट बोला जाता है। ठीक है, नॉर्मली ये डाटा आपके पास क्या होता है, की वैल्यू पेयर के अंदर है, और ये कीज़ डिफरेंट जो कीज़ आपके बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से आप जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट का या फील्ड्स के नाम रखते हो उसी पैटर्न पे रखा करते हैं। बैकएंड जो इसकी वैल्यूज़ हैं वो इंटीजर, स्ट्रिंग, बूलियन और भी इसकी डेटा टाइप्स हैं जो हमने अभी मज़ीद आज भी देखेंगे। लास्ट टाइम भी हम कुछ डिस्कस कर चुके हैं। तो पहला तो ये था कि जी मोंगोडीबी का अकाउंट बनाइए, लॉगिन कीजिए, उसके बाद फिर क्लस्टर क्रिएट करना है। इनफैक्ट लॉगिन करने के बाद आपको फर्स्ट टाइम अपना क्लस्टर सेटअप करना है। ठीक है, क्लस्टर सेटअप किया, उसके बाद फिर आपने मोंगोडीबी जो है वो क्रिएट की, और वो इनफैक्ट किसके ऊपर क्रिएट की, ऑन एटलस। एटलस एक मोंगोडीबी का प्लेटफॉर्म है। ठीक हो गया। इसके बाद कल हमने एक और चीज़ डिस्कस की थी जो था मोंगोडीबी कंपास। ठीक है, अब मोंगोडीबी जो कंपास है, इट्स अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टूल, GUI, ग्राफिकल, यानी कि भाई आप क्लिक की मदद से आप यहाँ पे डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। ये एक टूल है। इसमें हम करते क्या है, हम किसी भी डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। मोंगोडीबी, एनी मोंगोडीबी कैन बी कनेक्टेड टू कंपास। अब कंपास की मदद से होगा क्या, अभी आपको ना थोड़ी देर में आइडिया हो जाएगा। हम लास्ट टाइम जो हमने क्लस्टर बनाया था वो मेरे पास ये था, आपको याद होगा। अब जितने भी मैं कनेक्शंस, ये मेरा कनेक्शन स्ट्रिंग है, किसका,
एक क्लस्टर का, वो क्लस्टर कहाँ डिप्लॉयड है, एटलस के ऊपर। आपको याद होगा मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था कि ऑनलाइन मैं एक डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ, मैंने अकाउंट क्रिएट किया एटलस के ऊपर। यहाँ पे मैं भी दिखा देता हूँ आपको, लॉगिन साइन इन। और मुझे अब याद नहीं कि इसके ऊपर हमने कौन सा, इनफैक्ट इसके ऊपर नहीं, मैंने एक टेम्परेरी ईमेल लिया था और वो अभी मेरे पास है नहीं। चलो मैं बस अपने अकाउंट में, अपने एक्चुअल अकाउंट से ही लॉगिन कर रहा हूँ। सेम ही है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। मैंने अपना अकाउंट गूगल के साथ मैंने सेलेक्ट किया और मैं लॉगिन हो गया। ये चीज़ तो हम अपने प्रीवियस प्रैक्टिस में ला चुके हैं, हम पहले देख चुके हैं। तो यहाँ पे आप देखिए आपके पास डिप्लॉयमेंट के अंदर डेटाबेस पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ रहा होगा। ये मेरे क्लस्टर का नाम है, यहाँ पे मैंने क्लस्टर 1 रखा हुआ है, जबकि जी सर, जी मैं अर्ज कर रहा हूँ जी। लास्ट टाइम वो मैंने टेम्परेरी अकाउंट एक बनाया था, वो पीटर पार्कर वाला था। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कंपस के ऊपर जो ये कनेक्शन URI है, ये मेरे टेम्परेरी ईमेल वाली है, पीटर पार्कर वाली। ठीक है, क्योंकि वो ईमेल मैंने बताया था कि वो डिस्पोजेबल ईमेल होती है। जब ब्राउजर बंद कर देते तो वो ईमेल डिस्कार्ड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, उसके बाद वो ईमेल कभी एक्सेसिबल नहीं होता। तो अब मैं उसको एक्सेस करने की बजाय मैं अपना एक्चुअल जो मैं पर्सनल यूज़ में रखता हूँ, मैं उसकी मदद से लॉगिन करके बता रहा हूँ। दोनों में सेम, कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट 2 डिफरेंट ईमेल एड्रेसेस हैं। ऐसे ही समझ लीजिए जैसे एक आपका ईमेल एड्रेस है और एक मेरा। तो अब यहाँ पे डेटाबेस ऑप्शन में जाएं, यहाँ पे आपके क्लस्टर का नाम, कनेक्ट, व्यू मॉनिटरिंग और ब्राउज कलेक्शन। जब आप ब्राउज कलेक्शन पे करते हो तो आपके पास सारी डेटाबेसेस की लिस्ट आ जाती है। ये देखिए जितनी भी मैंने डेटाबेसेस बनाई हुई हैं, जैसे ये फेक स्टोर API, फाइल अपलोड, KFC क्लोन, NXT स्टोर डेमो API, ये मैंने डिफरेंट डेटाबेसेस बनाई हुई हैं। ठीक है, हर डेटाबेस के अंदर जो मेरे पास कलेक्शंस हैं, ये इंडिविजुअल कलेक्शंस पड़ी हैं। ठीक है, अब ये जो जितने भी ये कलेक्शंस, और हर कलेक्शंस के अंदर यहाँ पे आपको पता है हम क्या करते हैं, किसी एक कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना। जैसे अब मैं इस कैटेगरीज पे क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर ये मैंने डिफरेंट 20 डॉक्यूमेंट्स ऐड किए हुए हैं, यानी कि कैटेगरीज के अंदर मैंने 20 कैटेगरीज ऐड की हुई हैं। ठीक है, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि अगर इंसर्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके 2 व्यूज होते हैं। ठीक है, अगर मैं इस व्यू में, ये जो सेकंड वन वाला है, इसके ऊपर मैं टैप करके सिलेक्ट कर लूँ, ये समाउ लिस्ट कहला, इसके अंदर यहाँ से हम फील्ड ऐड किया करते हैं। पहला जो फील्ड है, हर डॉक्यूमेंट का ये _ID एक फील्ड होगा। _ID एक यूनिक आइडेंटिफायर होगा, ये कभी डुप्लीकेट नहीं होगा। MongoDB खुद ये जनरेट करती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसकी डाटा टाइप ऑब्जेक्ट ID है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? जी नो सर, क्लियर है। ओके, तो अगर आपने इसके अंदर, अब जैसे अब मैं यहाँ पे एक और फील्ड ऐड करता हूँ, फील्ड मीन्स एट्रीब्यूट, तो इसके अगेंस्ट मेरे पास पहली तो बात यह है कि डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं। डेटा टाइप्स मीन्स अरे। अब पहली डेटा टाइप क्या है, अरे। आप इसके अंदर एक फील्ड के अगेंस्ट पूरी की पूरी अरे स्टोर कर सकते हो। एक बात, आप इसमें बाइनरी में डाटा स्टोर कर सकते हो, बूलियन स्टोर कर सकते हो, कोड में स्टोर कर सकते हो, डेट फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हो, डेसिमल एंड मेनी मोर। इतनी सारी डेटा टाइप्स इसमें दी हुई हैं। ठीक है, तो आप इन डेटा टाइप्स के अंदर क्या किया करते हैं, डाटा स्टोर किया करते हैं। अब ये वाली जो डेटाबेस है जो आप ऑनलाइन एक्सेस कर रहे हो क्लाउड के ऊपर, ये देखिए ऊपर ये URL है cloud.mongodb.com, इसको हम एटलस बोलते हैं कि ये एक एटलस ऑनलाइन डेटाबेस डिप्लॉयमेंट का एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर अपनी डेटाबेस आप डिप्लॉय करते हो। अच्छा, अब दूसरी बात, अगर मुझे यही डेटाबेस अपने सिस्टम पे बनाना हो तो मैंने कहा था कि आप क्या करेंगे, एक टूल क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। लास्ट टाइम अगर आपको याद हो मैंने डाउनलोड करवाया था एक टूल, ये देखिए MongoDB, 2 टूल्स डाउनलोड करवाए थे, एक MongoDB कम्युनिटी वर्जन, एक मेरे पास ये एक सर्वर था कम्युनिटी वर्जन। ठीक है, MongoDB कम्युनिटी वर्जन जो है MongoDB का एक्चुअल सर्वर है। ठीक है, एक टूल इंस्टॉल करवाया था कंपस।
अब कभी भी याद रखिएगा जो डेटाबेस के इनफैक्ट डेटाबेस सर्वर हो, ये जो बल्कि यहाँ पे जितने भी हमने सर्वर्स के लास्ट में डिस्कस किए थे, कोई भी सर्वर हो इनफैक्ट वो क्या करता है, बैकग्राउंड के अंदर चल रहा होता है, वो एज ए सर्विस चल रहा होता है। ठीक है, उसका यूजर यूआई के ऊपर आपको कुछ नहीं नजर आता, चाहे वेब सर्वर हो चाहे डेटाबेस सर्वर हो, यूआई के ऊपर कुछ नजर नहीं आएगा। आप हमेशा टर्मिनल की मदद से, कमांड लाइन की मदद से एक्सेस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब ये जो मोंगोडीबी था, मोंगोडीबी का कम्युनिटी वर्जन वो हमने इंस्टॉल कर लिया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ मोंगोडीबी कम्युनिटी वर्जन। ये क्या है जी, ये एक डेटाबेस सर्वर, ठीक है, फॉर कह लीजिए कि लोकल सिस्टम। ठीक है, ये आपने इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, और ये जो मोंगोडीबी अटलस है, इसको अकाउंट की बजाय, क्योंकि मैंने वो चीज़ें सारी मेंशन यहाँ पे कर दी, तो इसको रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, आपकी ऑनलाइन डाटा, ऑनलाइन मोंगोडीबी रेपोजिटरी कह लो, डिप्लॉयमेंट कह लो, जो मर्जी आप इसको नाम दे दें, कि आपकी ऑनलाइन आपने डेटाबेस डिप्लॉय कर दी, स्टोर कर दी, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, वो आप अटलस के ऊपर करते हो। अगर कम्युनिटी वर्जन इंस्टॉल किया है तो आप लोकल सिस्टम के ऊपर आप डेटाबेस को हैंडल करोगे, लेकिन उस डेटाबेस को क्रिएट करना और उसको एक्सेस करना, उसके अंदर कलेक्शंस क्रिएट करना, यूज़ करना, उसके लिए आप मोंगोडीबी कंपस टूल यूज कर रहे हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI बेस्ड टूल है, जिसकी मदद से आप बहुत आसानी से अपनी कह लीजिए कि डेटाबेसेस क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैं मज़ीद उसके फीचर्स की तरफ आऊँगा कि कंपस आपको क्या क्या डिटेल्स देता है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन? ओके जी, तो अब हम ज़रा मोंगोडीबी कंपस की तरफ चलते हैं कि ये क्या है। लीजिए, हम इधर आ गए कंपस की तरफ। लेट्स से मैं यहाँ पे जो ये पीटर वाला जो कल वाला क्लस्टर है, मैं ज़रा इसी को कनेक्ट करता हूँ। ये देखिए, ये कल वाला क्लस्टर मेरा कनेक्ट हो गया, और ये इसके अंदर हमने इस डेटाबेस के अंदर दो हम लोगों ने कलेक्शंस क्रिएट की थी। और यहाँ पे टैप करोगे तो ये आपको ऑप्शन देगा न्यू टैब में ओपन करने का या ड्रॉप करने का। इस पर क्लिक करेंगे, ये मेरे पास एक इसके अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो यहाँ पे लिस्टेड अवेलेबल होंगे। मेरे पास एक प्रोडक्ट्स की कलेक्शन है जिसके अंदर कोई डाटा नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक और न्यू विंडो ओपन कर लेता हूँ। अब ये मेरे पास, मैंने कंपास का एक और विंडो ओपन कर ली, एक वो जिसके अंदर मेरा पीटर पार्कर वाला अकाउंट कनेक्टेड है, और एक ये जिसके अंदर मैं अपना अकाउंट जो मेरा पर्सनल है, किधर गया, मुझे पर्सनल वाला भी नहीं मिला। ओके, पर्सनल वाला हम यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आएंगे, अगेन अब अगेन रिपीट करोगे अगर आपने कंपास के साथ कैसे कनेक्ट करना है, तो अटलस के ऊपर आए, यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करोगे, ये हम कल के सेशन में भी देख चुके हैं। कंपास पे क्लिक करेंगे, और चूँकि मैंने इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं ये कनेक्शन URI उठा लूँगा। तो मैंने ये कॉपी की, लेकिन अभी मुझे इसका यूज़र नेम और पासवर्ड भी देखना रहेगा कि इसका यूज़र नेम पासवर्ड मैंने क्या सेट किया हुआ है। तो उसके लिए यहाँ पे आप डेटाबेस एक्सेस में होगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने कई यानी कि 3 यूज़र्स क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है, यहाँ से आप अपना नया यूज़र भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे न्यू कनेक्शन, और यहाँ पे मैंने ये रखा, और मुझे पता है कि यूज़र नेम ये जो पीटर है, ये पीटर, और इसका सिंपल मैंने प्लेन टेस्टिंग के लिए पासवर्ड रखा हुआ है, इसे कनेक्ट कर लेते हैं। लीजिए, ये मेरा क्लस्टर कनेक्ट हो गया। अब आप देखिए इसकी, ये मैं अभी रिवोक कर दूंगा पासवर्ड, तो आप ट्राई मत कीजिएगा। ठीक है, जैसे आपको टेस्टिंग पर्पज के लिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये ऑनलाइन डेटाबेस है, ऑनलाइन अटलस के ऊपर फेक स्टोर API, फाइल अपलोड, KFC क्लोन और NXD स्टोर डेमो। ठीक है, यही डेटाबेसेस अब मैं यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ अपने डेस्कटॉप टूल की मदद से इजीली। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं ज़रा वो अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले मैं इसकी कैटेगरीज की तरफ आता हूँ।
लीजिए, ये मेरे पास डिफरेंट कैटेगरीज पड़ी हैं। पहली चीज़ तो मुझे ये चाहिए कि मैं यहाँ से इस डाटा को एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, एक्सपोर्ट पे क्लिक कीजिए। आप क्या पूरी कलेक्शन एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं या रिजल्ट्स में? कहता हूँ पूरी कलेक्शन एक्सपोर्ट कर लो। किस फॉर्मेट में, जेसन में या CSV? इट्स अप टू यू। मैं जेसन में एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। ओके, और मैं डेस्कटॉप पे नाम रख लेता हूँ यही। अब ये देख लीजिएगा, ये मेरी फाइल का नाम फेक स्टोर, ये इसकी फाइल का नाम है और ये जेसन में है, मैंने सेव कर लिया। इसने 26 डॉक्यूमेंट्स मेरे क्या कर दिए, एक्सपोर्ट कर दिए। लीजिए, अब मैं अपने दूसरे क्लस्टर पर आ गया जो मैंने पीटर पार्कर वाला बनाया हुआ है। लेट्स से इसमें से मैंने ये डिलीट कर दी। ये मैंने, अब इसके अंदर देखिए मेरे पास कोई कैटेगरीज नहीं है। मैं इसके अंदर डाटा ऐड करने जा रहा हूँ। इंपोर्ट डाटा कर लें, जेसन या CSV फॉर्मेट, और यहाँ से मैं डेस्कटॉप से सिलेक्ट कर लूँगा वो फाइल जो मैंने क्या की हुई है, अभी एक्सपोर्ट की थी, वो मैंने सेलेक्ट की। ओके, और मैं कहता हूँ जी इंपोर्ट कर लो। ठीक है, देखिए अब इस वक्त मेरी इस कलेक्शन के अंदर 26 कैटेगरीज क्रिएट हो गई हैं। क्लियर होगी ये बात? जी यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे आप सुनिएगा ये बात कि ये चीज़ अटलस के ऊपर आप नहीं कर सकते। हाँ, ये डाटा मैनिपुलेट कहाँ हुआ है, अटलस के ऊपर ही हुआ है। इसके ये डाटाबेस यहाँ पे नहीं है, मेरे सिस्टम पे नहीं है, ये मेरा क्लस्टर ऑनलाइन ही है, लेकिन ये डाटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का फीचर एटलस के ऊपर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। आप एक एक कलेक्शन ऐड कर सकते हो, यहाँ पे मोर ऑप्शंस में कुछ भी नहीं है, ये जस्ट फिल्टर्स हैं। ये अभी आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी। आप इसके ऊपर डाटा इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। क्लियर होगी ये बात? जी यस हाँ सर। जी। अब जैसे जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से कि ये मेरी ये जो मेरे पास कैटेगरीज हैं फेक स्टोर API की, इसके अंदर ये कितनी कैटेगरीज हैं? ये मेरे पास 1 of 20 आ रही हैं। अगर मैं नेक्स्ट, यानी कि ये क्या आ रही हैं, ये पहले 20 आ रही हैं, उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँ तो ये देख लो कितनी आ रही हैं, 21 से 26, यानी टोटल कितनी है, ये 26 है। अभी आपने देखा था कि 26 कैटेगरीज हमने क्या की थी, एक्सपोर्ट की थी, याद है? हाँ जी। यस सर। तो ये फीचर आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा, अब यानी कि एटलस के ऊपर ये चीज़ नहीं मिलेगा कि हमने डाटा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना देख लिया। ओके, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट डिटेल है, आज एक और हम चीज़ एक्सप्लोर करेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसी कंपस के ऊपर यहाँ पे देखेंगे, ये बॉटम के ऊपर एक मोंगो SH लिखा हुआ आ रहा है, इसको मोंगूश पढ़ते हैं। ये मोंगूश क्या है, कंपस के अंदर ही आपको मिल जाएगा। इसको मोंगोडीबी शेल बोलते हैं। ठीक है, ये मोंगोडीबी शेल क्या करता है? असल में जितनी भी डेटाबेसेस क्रिएट की जाएंगी या आपकी इनको एक्सेस किया जाएगा, जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाएंगे वो इस शेल की मदद से किए जाएंगे। कि कुछ फंक्शंस को यूज़ करते हुए उन फंक्शंस की जो लिस्ट है उसको हम ODM बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, ODM। ODM क्या है मैं बता देता हूँ आपको। ODM दरअसल आपकी ऑब्जेक्ट डाटा मैपिंग है। ऑब्जेक्ट डाटा मैपिंग कैसे है? आपके पास देखिए, ये जो डाटा है इसको आप एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहे हो। इस चीज़ को हम ODM, यानी कि यहाँ पे हम इसको ODM बोलते हैं। हम अपने यहाँ पे डेटाबेस में इसको एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहे हैं। उस जो मेरा फ्रंट एंड से UI से जो मेरा डाटा आएगा उसे मैं डॉक्यूमेंट के अंदर क्या कर रहा हूँ, या ऑब्जेक्ट के टर्म के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, कन्वर्ट करके अपने पास स्टोर कर रहा हूँ। मेरे पास कुछ ऐसे फंक्शन होने चाहिए जो उस सारे डाटा को यहाँ पे हैंडल कर रहे होंगे। उसको हम, उसके लिए हमारे पास लाइब्रेरी, फंक्शंस की लाइब्रेरी कह लो, हम उनको ODM बोलते हैं। ODM मोंगोडीबी के अंदर होता है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब वो ODM क्या है, सबसे पहले तो हम इंटरनेट के ऊपर देख लेते हैं। आप यहाँ पे लिखिए MongoDB ODM। अब यहाँ से ना चीज़ें आपने पढ़ना भी स्टार्ट कर देनी, आपको चीज़ों की क्लैरिटी मिल जाएगी। लास्ट टाइम कुछ किसी ने मुझसे ORM की बात की थी, क्या वो आज मौजूद है हमारे साथ?
लारावेल में कोई डिस्कस कर रहे थे ORM हुआ करता है। अच्छा चलो नहीं है तो मैं बता देता हूँ। देखिए ORM में होता है ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप मैपिंग, ठीक है। अब हम ORM नहीं बल्कि हम ODM यूज़ करते हैं। MongoDB के अंदर क्या होता है, ODM होता है, ठीक है। ORM आपका होता है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर्स, ऐसी क्लासेस ऐसे फंक्शन जिसकी मदद से आप क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट की मैपिंग कर रहे होते हैं डेटाबेस के अंदर, ठीक है। हमारे पास ये डिफरेंट किस्म के ORMs हैं, ठीक है। जैसे एक ये ORM है, डॉक्ट्रिन है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मोंगू, ये हमारे पास मोंगूज जो है जो हम यूज़ करते हैं अपनी इसके साथ कह लीजिए कि मोंगो डीबी का और नोड जो है नोड जेएस का, ठीक है, ये हमारे पास आ रहे होंगे। अब हम यहाँ पे जो मोंगो डीबी शेल है इसको कैसे यूज़ करेंगे इसके ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखता हूँ शो डेटाबेसेस और एंटर प्रेस कीजिए। डेटाबेसेस की लिस्ट आ रही है, जो डेटाबेसेस आपकी यहाँ पे आपको GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के अंदर नज़र आ रही है, यही डेटाबेसेस यहाँ पे है, ठीक है। क्योंकि उसकी वजह ये है कि एक्चुअल में कल को आपको इस कह लो कि इस कमांड की मदद से हो सकता है आपको कल को डेटाबेसेस की लिस्ट शो करना हो तो आप ये चीज़ यूज़ करोगे। अच्छा अब मैं कहता हूँ यूज़ और आगे मैं कोई ना कोई डेटाबेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेट से मैंने फेक स्टोर API सेलेक्ट कर ली और इसके एंड पे सेमीकोलन लगा के इंटर प्रेस करता हूँ। आप देखिए इसका रिजल्ट आ रहा है स्विच्ड टू DB फेक स्टोर API और पहले यहाँ पे अब देखिए नज़र नाम भी नजर आ रहा है, फेक स्टोर API का नाम मेरे पास नज़र आ रहा है। अब मैं इसके अंदर कहता हूँ शो, इसके अंदर क्या होती है, कलेक्शंस हुआ करती हैं डेटाबेस में, हमारे पास क्या है, कलेक्शंस होती हैं। तो मैंने शो कलेक्शंस पे क्लिक किया। अब इसके अंदर उसने मुझे बता दिया 3 कलेक्शंस हैं, कैटेगरीज, प्रोडक्ट्स और यूजर्स, ठीक है जी। यहाँ तक कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन? नो सर। ओके अब जब ये आपने डेटाबेस के साथ स्विच कर लिया, डेटाबेस के साथ आप कनेक्ट हो गए, तो इस सब का रिस्पॉन्स, इसका कह लें रेफरेंस, एक कीवर्ड होता है DB, उसमें इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, यानी कि उसमें स्टोर कर लिया जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे मैंने बताया कि DB मेरे पास एक कीवर्ड है। इस DB के अंदर दरअसल इस डेटाबेस का कंप्लीट रेफरेंस आ गया है। तो अब मैं लिखता हूँ DB डॉट, अब इसके अंदर जो भी मेरे पास कलेक्शन का नाम होगा, जैसे कैटेगरीज है, डॉट, अब इसके आगे मेरे पास एक फंक्शन होगा जिसको हम बोलते हैं फाइंड फंक्शन, और ये फाइंड फंक्शन मैंने इस तरह से सेमीकोलन के साथ इंटर प्रेस किया। लीजिए अब देखिए इसने क्या किया, उस फंक्शन को एग्जीक्यूट किया और सारा डेटा रिटर्न कर दिया। हाँ जी, यहाँ तक अब देखिए, अब आपको क्लैरिटी मिल जानी चाहिए। ये चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट है कि मैं आपको बता दूँ, ये चीज़ आपके लिए आगे जब आप अपनी API Node.js के अंदर अपनी REST API लिख रहे होंगे तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ इस चीज़ का आ रहा होगा। अब आपने क्या किया भाई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर तो आप क्लिक करते हैं, आपको रिस्पॉन्स मिल जाते हैं। जब Node.js के अंदर आप अपनी API लिख रहे होंगे तो आपके पास कोई इंटरफेस नहीं होगा। यू हैव टू राइट द कोड। तो प्रोग्रामेटिकली जब आपने एक्सेस करना होगा तो आप ये चीज़ यूज़ कर रहे होगे, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया जी, फाइंड फंक्शन अप्लाई किया। फाइंड फंक्शन क्या करता है, तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स फेच करके आपको रिटर्न कर देगा। और ये यहाँ पे आपको ये भी कह रहा है कि अगर ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स नहीं है, यहाँ पे आप IT टाइप कीजिए और एंटर कीजिए, उसके बाद आपको मज़ीद रिस्पांस मिला है, यहाँ पे आप देख सकते हो, क्योंकि ये पहले 20 डॉक्यूमेंट्स दिखाता है, उसके बाद यानी कि 2020 की लिमिट के साथ ये आपको डाटा दिखा रहा होता है, ठीक है। ओके, एक तो हमने फाइंड फंक्शन देख लिया। फाइंड फंक्शन अब आपने याद रखना है कि किस लिए होगा, डाटा को सारा का सारा डाटा फैच करने के लिए, किसी भी कलेक्शन में से डाटा फैच करना हो तो आप फाइंड फंक्शन यूज़ करते हैं। अगेन कैसे यूज़ करेंगे, आप DB डॉट आगे क्या लिखेंगे, अपनी कलेक्शन का नाम। अब मैं कलेक्शन प्रोडक्ट्स लिख रहा हूँ और इसके साथ मैंने फाइंड फंक्शन लिखा, और जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूँगा तो मेरे पास इस कलेक्शन में से डाटा आ जाएगा। अब देखो इस कलेक्शन के अंदर मैंने क्या डाटा स्टोर किया हुआ है, ज़रा गौर से देखना। ये मैं स्टार्ट पे जा रहा हूँ, लीजिए अब ये प्रोडक्ट्स जो हैं, प्रोडक्ट्स के अंदर मैंने डाटा क्या स्टोर किया हुआ है, अंडरस्कोर ID, जो इस डॉक्यूमेंट की इस कह लो कि
एक ऑब्जेक्ट की, इस रिकॉर्ड की एक यूनिक आइडेंटिफायर है जो खुद से क्रिएटेड है। उसके बाद ये आपकी प्रोडक्ट का टाइटल, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, किस कैटेगरी की है, इसका इमेज क्या है, उसके बाद इसकी रेटिंग। अब यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल जानी चाहिए कि ये एक ऑब्जेक्ट स्टोर किया हुआ है, ये स्ट्रिंग स्टोर की हुई है, ये एक आपका डेसिमल स्टोर हुआ है, ये ऑब्जेक्ट आईडी है। ये कंप्लीट आपका एक ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, हाँ जी जी, यहाँ पे यस किसी, सर। ओके, कोई डाउट, कोई सर ये कंफ्यूजन? सर जी, ये फेक स्टोर से आपने सारा डाटा वन बाय वन ऐड किया कि किसी तरीके से ऑटोमेटिकली सारा इंसर्ट किया? ये देखिए जी, ये आपकी इसी क्यूरी का इंतज़ार था। हम इधर गए, हमने लिखा जी फेक स्टोर, ओके, फेक स्टोर एपीआई, और हम यहाँ पे गए, हमने कहा जी प्रोडक्ट्स, यही डाटा है सारा का सारा। हाँ यस जी, सर, यही है। तो इसको कंट्रोल एस सेव करो। ये क्या रिटर्न कर रहा है? जेसन रिटर्न कर रहा है। हम्म, मैंने इसको नाम दिया प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स के नाम की ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो चलो मैं एक काम कर लेता हूँ, बस इसको रिप्लेस ही कर देता हूँ। ये लो, ये प्रोडक्ट्स के नाम की मैंने जेसन डाउनलोड कर ली। इधर आ जाओ मोंगो डीबी कंपस के ऊपर। ये देखो, इसके अंदर कोई मेरे पास मौजूद हैं, नहीं कुछ भी नहीं है सर। कोई डाटा नहीं है। मैंने कहा जी इंपोर्ट कीजिए। कहाँ से? प्रोडक्ट्स वाली फाइल में से सिलेक्ट किया और मैंने कहा इंपोर्ट कर लो। एंड नाउ यू कैन सी हियर दैट 20 डॉक्यूमेंट्स हैव बीन इंपोर्टेड सक्सेसफुली। क्लियर हो गई ये बात? यस सर, क्लियर हो गया। अब मैं इसका मोंगोडीबी शेल एक्सपेंड कर रहा हूँ। ये लो, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी, लेट्स से जी शो डेटाबेसेस। लीजिए, ये डेटाबेसेस के नाम आ गए। मैंने कहा यूज़ NXB, ये डेटाबेस सेलेक्ट कर ली। मैं कहता हूँ जी शो कलेक्शंस, मुझे कलेक्शंस के नाम ही नहीं पता, तो मैंने कहा जी कलेक्शंस के नाम दिखाओ। मैं कहता हूँ DB डॉट प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड। ठीक है जी, और मैंने ये जैसे अपना फंक्शन रन किया, सारा डाटा वही आ गया। यस सर, सारे प्रोडक्ट्स आ ठीक गए। है, सारे प्रोडक्ट्स आ गए। अगर IT प्रेस करूँगा तो ये मुझे मज़ीद दिखाएगा। लीजिए, IT के बाद उसने मज़ीद मुझे कहा नो कर्सर, यानी मज़ीद और कोई प्रोडक्ट्स नहीं है। ठीक है, तो इसने ये मुझे 20 की 20 प्रोडक्ट्स दिखा दिए। क्लियर होगी ये बात? और इसके अंदर आप देख सकते हो कि ये वही जेसन का डाटा आपने अपने मोंगो डीबी के अंदर इंपोर्ट किया और वो स्टोर हो गया। ठीक है, यस सर। ओके जी। तो अब यहाँ पे हम अब थोड़ा सा मज़ीद इसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ मज़ीद फंक्शन एक्सप्लोर करते हैं। मैं लिखता हूँ जी DB डॉट इसी प्रोडक्ट्स के ऊपर डॉट फाइंड। अब यहाँ पे आपको फाइंड के ऊपर काफ़ी सारे फंक्शन मिल जाएंगे। फाइंड हम देख चुके हैं, तमाम डॉक्यूमेंट्स रिटर्न करेगा। फाइंड वन क्या करेगा? डाटा फाइंड करेगा और उन सब में से एक डॉक्यूमेंट रिटर्न करेगा। ठीक है, फाइंड वन एंड डिलीट कर देगा। फाइंड वन एंड रिप्लेस, उसे रिप्लेस करेगा। फाइंड वन एंड अपडेट, उसे अपडेट कर रहा होगा। तो इसको वन बाय वन देखते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं फाइंड के ऊपर कुछ मज़ीद बात करना चाहूँगा। कैसे? मैं कहता हूँ इसको एक करली ब्रैकेट के अंदर ऑब्जेक्ट पास करें। मैंने इसे करली ब्रैकेट के अंदर क्या किया, एक ऑब्जेक्ट पास किया। ठीक है, अभी ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। मैं इसे कहता हूँ कैटेगरी कॉलन, और डबल कोट्स के अंदर मैं इसे एक वैल्यू दे देता हूँ। लेट्स से कोई आसान सी कैटेगरी हम उठा लेते हैं। ओके, यहाँ पे आ गए हम, और हमने एक ज्वेलरी, उसने मुझे क्या रिस्पांस दिया? कोई रिस्पांस नहीं है। उसकी वजह ये है कि ज्वेलरी के स्पेल सर गलत है। स्पेलिंग गलत है, एग्जैक्टली, ये होगा। इस ज्वेलरी, इस स्पेलिंग के साथ कोई डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो क्या स्पेल होते हैं जी? ये EWLEAR, ELERY। नहीं, ARY कहाँ होते हैं यार? नहीं नहीं, ये फेक स्टोर वालों ने गलत लिखे हैं, वैसे आपने ठीक लिखे थे, इन लोगों ने गलत लिखे हैं। तो जो इन्होंने लिखे हैं हम वही यूज़ कर लेते हैं। इन्होंने ओके, इन्होंने पहले लिखा हुआ है, तो ELERY। अब इस कैटेगरी में देखें, इसने मुझे वो डॉक्यूमेंट सर्च करके दे दिए जो ज्वेलरी कैटेगरी के अंदर आते हैं।
ठीक है। तो अब आपने यहाँ से देख लिया, आपको पता चल गया कि अगर आपने किसी एक कैटेगरी में फाइंड करना है तो कितना मुश्किल है। सिर्फ आपने एक ऑब्जेक्ट बताना है और ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी वैल्यू पास कर देनी है। हाँ जी, लेट्स से मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो आप क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक्स। लो जी, देखो ये जो डॉक्यूमेंट है इसकी कैटेगरी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, ये वो सारे डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव हुए इलेक्ट्रॉनिक्स, बस इससे ऊपर देख लो और कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो आपने डाटा, अब आपको अंदाज़ा होगा मोंगो डीबी क्यों इम्पोर्टेंट है और या जावास्क्रिप्ट क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपने ये फाइंड करना देख लिया किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी के ऊपर। ठीक है, ओके। लेट्स से मैं बात करता हूँ यहाँ पे प्राइस। अब प्राइस के अगेंस्ट अगर मैं कॉलन लिखूँ, ठीक है, लेट्स से जी मैं लिख देता हूँ प्राइस के अगेंस्ट 900। अब ये क्या करेगा, ये मुझे वो प्रोडक्ट्स फाइंड करके देगा जिनकी प्राइस 900 होगी। इंटर प्रेस करो, उसने मुझे कोई डॉक्यूमेंट रिटर्न नहीं किया, यानी कोई प्रोडक्ट रिटर्न नहीं की, क्योंकि एग्जैक्टली किसी की प्राइस 900 नहीं है। अब क्योंकि प्राइस के अंदर हम यहाँ पे कहते हैं, इस चीज़ को हम फिल्टर बोल रहे हैं कि ये हमारे क्या कहलाते हैं, फिल्टर्स कहलाते हैं। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे अगर मैं इसकी अमाउंट 9, जिस तरह से अभी मुझे एक डॉक्यूमेंट नज़र आ रहा है, एक प्रोडक्ट नज़र आ रही है जिसकी प्राइस 999 है, अगर ये मैं एंटर करूँ तो आप देखते हो एग्जैक्टली मुझे यही प्रोडक्ट मिली है। जी देख रहे हैं, यस सर। लेकिन यहाँ पे हम जो फिल्टर्स होते हैं वो फिल्टर्स हमारे पास न्यूमेरिक के अंदर कुछ और होते हैं। क्या, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। याद है आपको कि हम न्यूमेरिक के ऊपर काफ़ी सारे फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। अब ये फिल्टर्स क्या हैं, कैसे यूज़ होंगे, अभी इनकी डिटेल की तरफ हम वापस आएंगे। उससे पहले थोड़ा सा एक आसान काम करके देख लेते हैं। प्रोडक्ट्स डॉट, इसके अंदर आपको एक फंक्शन मिलेगा इंसर्ट वन। इंसर्ट वन क्या कहता है, एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए यूज़ होगा। अब यहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगा, करली ब्रैकेट, और यहाँ पे लेट्स से मैं कहता हूँ जी टाइटल कॉलन, यहाँ पे मैं दे देता हूँ एयरपॉड्स प्रो मैक्स डैश AR। ठीक है, उसके बाद कॉमा, उसके बाद लेट्स से जी मैं कहता हूँ जी प्राइस कॉलन, मैं कह देता हूँ जी 9500। और इसको मैं, अब ज़रा इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना है कि ये क्या है। इट्स जस्ट अ सिंपल प्लेन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। भाई एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ही है ना, जिसके अंदर हमने दो ही फीचर्स दिए हैं, पहला टाइटल, दूसरा प्राइस, बस। और इसके अंदर क्या नई चीज़ है जी, सो रहे हैं लोग, हाँ जी। सर ये ऐड कर दी इसने जी, ये इसने ऐड कर दिया। जैसे ही मैंने इंटर प्रेस कर दिया, अब आप रिस्पॉन्स देखो, रिस्पॉन्स क्या है। रिस्पॉन्स के अंदर उसने मुझे कहा एक्नॉलेज ट्रू मीन्स के डाटा सक्सेसफुली, यानी ये आपकी कमांड, ये आपका फंक्शन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। और उसके अगेंस्ट देखो इंसर्टेड आईडी में आपको वो उसकी आईडी रिटर्न कर रहा है। इस आईडी के, यानी कि आपका नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया जिसकी कह लो कि आईडी ये बन गई है। तो आप इस आईडी से भी फाइंड कर सकते हो और प्राइस से भी। अगर मैं इसे प्राइस से फाइंड करूं कि मुझे पता है इसकी एग्जैक्टली प्राइस क्या है, 9500 ऐड किया है। लो, मैंने जैसे ही प्राइस 9500 का फिल्टर लगाया तो मुझे एक डॉक्यूमेंट मिला जो मैंने अभी क्रिएट किया था, एयरपॉड्स प्रो मैक्स AR। ठीक है, तो हमने एक डॉक्यूमेंट इंसर्ट करना भी देख लिया कि एक डॉक्यूमेंट कैसे इंसर्ट होगा। हाँ जी, ओके सर, ठीक हो गया। ओके। इसी के साथ ही फाइंड, ये बाकी लोग भी साथ मौजूद हैं या सो रहे हैं जी, प्लीज। नहीं सर, मौजूद है, सुन रहे हैं। जी सर हैं। ओके, चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग बन रही है, क्लैरिटी है। जी सर। कोई किसी को कंफ्यूजन, कोई चीज़ पूछना चाह रहे हो, यू आर वेलकम जी। वाई इट्स नॉट शोइंग द रेस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज एज नल। जी आमना, आमना बेटा, इसमें मैं आपको ये बता देता हूँ मोंगो डीबी की फ्लैक्सिबिलिटी। हमने लास्ट टाइम भी बात की थी
कि मोंगो डेटाबेस के अंदर किसी भी कलेक्शन का यहाँ पे इटसेल्फ कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई हार्ड रूल हमने डिफाइन नहीं किया। मैंने यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं किया कि इसके अंदर मेरे पास आईडी, टाइटल, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, इमेज, रेटिंग, ये सारे फील्ड होने चाहिए या होंगे। ठीक है, मैंने इस डॉक्यूमेंट को जब क्रिएट किया तो मैंने जस्ट 2 फील्ड प्रोवाइड किए, उसने डाटा इंसर्ट कर दिया। इसी वजह से इस डॉक्यूमेंट के अंदर और फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसीलिए उसने उनको नल क्या सेट करना है, क्योंकि मोंगो डेटाबेस ये कहती है कि जितना आपके पास डाटा है उतना स्टोर कीजिए। अब मुझे लेट्स से कि इसके अंदर कैटेगरी ऐड करना है तो मैं आगे चल के इसी डॉक्यूमेंट को अपडेट कर लूंगा बस। ठीक है, मुझे इसी के अंदर मुझे रेटिंग ऐड करना है, जैसे भी रेटिंग ऐड होगी या मुझे इमेज ऐड करना है, मुझे जो भी फीचर ऐड करना है वो मैं इसको अपडेट कर लूंगा। ठीक है, इसका कोई फिक्स स्ट्रक्चर मेरे पास नहीं है, इसी वजह से मैं इसके अंदर मेरे पास बाकी फीचर्स नहीं आएंगे। ठीक है जी, ओके जी। अच्छा जी, फाइंड हमने देख लिया। फाइंड के साथ एक और बहुत ही सिंपल और बेसिक सा फंक्शन देख लेते हैं, डिलीट वन। डिलीट वन क्या करेगा, एक डॉक्यूमेंट डिलीट करेगा। ओके, कौन सा डॉक्यूमेंट डिलीट करेगा, जिसका क्राइटेरिया हम बताने जा रहे हैं वो क्या है जी, हमने कहा जी प्राइस उठाओ जिसकी 9500 प्राइस हो, इसको क्या कर दो आप, डिलीट कर दो। Now you can see here the response, and the response says that acknowledge true means your function has been executed successfully, and the deleted count is returning the number of records or the documents that have been deleted from your database. So is that clear to you? यस सर। उत्तर है। अगर अब देखो, अब आप ये जी सर। दोबारा फाइंड वाला फंक्शन अगर चलाते हो तो आपके पास कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो आपके पास कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, क्योंकि ये जो 9500 प्राइस वाला डॉक्यूमेंट था वो हमने डिलीट कर दिया है। ठीक हो गया, ओके जी। तो हमने डॉक्यूमेंट इंसर्ट करना, उसके बाद डॉक्यूमेंट को फाइंड करना, डॉक्यूमेंट को डिलीट करना, ये तो हमने देख लिया। ठीक है जी, हाँ जी। अच्छा, अब फाइंड के ऊपर हम बल्कि इसको अपडेट भी कर लेते हैं। लेट्स से जी ये मैंने अगेन एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक नया फीचर ऐड कर रहा हूँ, इज़ अवेलेबल, और मैं इसे कह देता हूँ ट्रू। इंटर कीजिए, मेरा डॉक्यूमेंट इंसर्ट हो गया। ओके, अब मैं इस डॉक्यूमेंट को फाइंड कर रहा हूँ। पहले मैंने प्राइस से फाइंड किया था, अब मैं प्राइस से फाइंड नहीं करना चाहता। मैं कहता हूँ ज़रा मुझे आईडी से फाइंड करके दिखाओ। इस आईडी से कैसे फाइंड करेंगे, इस आईडी से अगर मुझे फाइंड करना पड़े तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए समझना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के अंदर आप यहाँ पे फील्ड का नाम लिखेंगे, और फील्ड का नाम क्या है, आईडी। यहाँ पे अब आपको फंक्शन कॉल करना है ऑब्जेक्ट आईडी, क्योंकि ये आईडी जो है आपकी इनक्रिप्टेड होती है, तो आपको यहाँ पे यानी कि एक ये स्पेसिफिक डेटा टाइप है। ऑब्जेक्ट आईडी इज अ पर्टिकुलर डेटा टाइप, किसके अंदर, आपकी मोंगो डेटाबेस के अंदर। ठीक है, यस सर। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा जी, इसके अंदर डबल कोट्स के अंदर मैंने आईडी पास की, और यहाँ पे सेमीकोलन, और इसको हिट इंटर कीजिए। अब देखिए ये एक न्यू डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर यू कैन सी हियर अ न्यू फील्ड विच इज अवेलेबल, और वो उसकी वैल्यू क्या है, ट्रू। और अगर आप यहाँ पे सिंपल एक फाइंड फंक्शन चलाइए बगैर किसी फिल्टर के, और आप इसको इंटर कीजिए, और अब आप ये देखो यहाँ पे, ये प्लीज़ अगर किसी का माइक जो है ना म्यूट कर लीजिए, किसी की तरफ से डिस्टॉर्शन आ रही है, गालबन इस्माइल प्लीज़ आपकी तरफ से। ओके, तो अब यहाँ पे हम थे इधर। अब यहाँ पे कहते हैं जी, वो कहता है आईटी इट टाइप कीजिए ताकि मज़ीद डॉक्यूमेंट्स दिखाएं। लीजिए अब मज़ीद डॉक्यूमेंट, पहले ये 20 डॉक्यूमेंट्स उसने दिखाए, उसके बाद ये 21 डॉक्यूमेंट था। इसके अंदर यहाँ पे देखो आपके पास इसके और इसके फील्ड्स में डिफरेंस है। इस अवेलेबल फील्ड सिर्फ इसमें है, ऊपर वाले डॉक्यूमेंट्स में नहीं है, क्योंकि मोंगो डेटाबेस फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। देयर इज नो नीड टू डिफाइन अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ अ कलेक्शन। हाँ जी, ओके सर। क्लियर है सर यहाँ तक। ओके, तो अब हम एक बात देख लेते हैं कि हमने डिलीट भी, अच्छा
डिलीट और हमने देखा अभी हमने डिलीट 1 परफॉर्म किया। डिलीट हमारे पास एक डिलीट मैनी फंक्शन भी है। जैसे आप यहाँ पे डिलीट देखेंगे, डिलीट मैनी और डिलीट 1। उत्तर डिलीट 1 क्या करेगा, आपने जो भी क्राइटेरिया पास किया उस क्राइटेरिया के हिसाब से वो डॉक्यूमेंट को सर्च करेगा। अगर उस क्राइटेरिया में, उस फिल्टर में एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स, एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स आएंगे तो जो फर्स्ट वन होगा उसको ये डिलीट कर देगा। जबकि डिलीट मैनी क्या करेगा, उस क्राइटेरिया में जितने भी डॉक्यूमेंट्स आएंगे वो सारे डिलीट कर देगा। तो मैनी का फंक्शन हमेशा मल्टीपल के लिए यूज होगा और वन वाला सिंगल के लिए होगा। ठीक हो गया। चलो जैसे मेरे पास फाइंड फंक्शन है और फाइंड वन फंक्शन है। अब पहले फाइंड फंक्शन के ऊपर ना हम कुछ थोड़े से मजीद एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या पर एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं? मैंने कहा जी करली ब्रैकेट के अंदर मुझे अपना क्राइटेरिया बताना है कि मुझे फिल्टर बताना है, फिल्टर क्या होगा। मैं लिखता हूँ जी एक मिनट पहले फिल्टर देख ले, फिल्टर होंगे कहाँ से और कहाँ से ढूंढेंगे, कैसे मिलेंगे। आप आएंगे मोंगो डेटाबेस की ऑफिशियल साइट पे, सब कुछ आपको यहीं से मिलेगा। मोंगो डीबी, यहाँ पे आप लिखो जरा फिल्टर्स लीजिए, या ये अब ये आपने मोंगो डेटाबेस की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी है बस, और कहीं इधर उधर कहीं नहीं जाना फिलहाल के लिए। ठीक है, तो क्यूरी यूर डाटा और ये फिल्टर्स। चलो पहले मैं ज़रा जाता हूँ क्यूरी यूर डाटा के अंदर कि हम डाटा क्यूरी कैसे करते हैं, हाउ टू हैंडल आवर डाटा। ठीक है, तो उसने यहाँ पे मुझे बताया कि ये अटलस, अब यहाँ से आपको ये मोंगो डेटाबेस की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक है, इसका लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, अगेन खुद भी आप पढ़ सकते हो। तो मोंगो डीबी अटलस क्या है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि फुली मैनेज्ड सर्विस मोंगो डेटाबेस की डिप्लॉयमेंट के लिए, कहाँ पे, क्लाउड के ऊपर। मैंने आपको यही बात बताई थी। ठीक है, उसके बाद कम्युनिटी वर्जन मैंने कहा था क्या है, एक सोर्स अवेलेबल है, एक फ्री टू यूज़ है, आप खुद मैनेज करते हैं मोंगो डेटाबेस अपने सिस्टम के ऊपर लोकली। उसके लिए मोंगो डीबी कम्युनिटी इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, एंटरप्राइज एक पेड सर्विस है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, इसको फिलहाल हम बात नहीं करें। चलो इसके अंदर हम क्यूरी कैसे करेंगे, क्यूरी के ऊपर बात करते हैं। अब उसने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल बता दी, करली ब्रैकेट के अंदर टाइटल फील्ड का नाम है, कॉलन आगे वैल्यू जुरासिक पार्क। इसका मतलब यह है कि मुझे वो डॉक्यूमेंट्स रिटर्न करो जिनका टाइटल एग्जैक्टली जुरासिक पार्क है। ठीक है जी पुत्र, ये देख लो, ये इसने एक सैम्पल डेटाबेस है, उस डेटाबेस के ऊपर ये परफॉर्म करके दे रहा है। ये उस डेटाबेस का डाटा है जिसके अंदर उसने एक अरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं, ये अब आपको समझ आ गई है। ये आपका फील्ड का नाम है, ये स्ट्रिंग वैल्यू है, ये आपकी डेसिमल वैल्यू है। स्कोर्स के अंदर अरे स्टोर हुई है और इस फील्ड के ऊपर ऑब्जेक्ट स्टोर हुआ है। ये चीज़ हम डिफरेंट डेटाबेसेस से ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमारी मोंगो डेटाबेस डिफरेंट डेटा टाइप्स सपोर्ट करती है। अच्छा जी, अब यहाँ पे इधर ही उसने आपको एक फिल्टर अप्लाई करके दिखा दिया कि अगर आप उसके ऊपर फाइंड फंक्शन चलाओ और उसे ये क्राइटेरिया पास करो, नेम इक्वल टू एंड्रिया ली, तो वो क्या करेगा, आपको वो डॉक्यूमेंट रिटर्न करेगा। ये डॉक्यूमेंट उसने रिटर्न किया जिसका नेम एग्जैक्टली एंड्रिया ली है। ठीक है, ओके जी आगे चलो। अब अगर यहाँ पे आप अंडरस्टैंड करें, अगर आपको मल्टीपल फिल्टर्स अप्लाई करना हो तो आपको कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे सिंपल पहला फिल्टर और कॉमा दूसरा फिल्टर लिख देना है, वो आपका फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। ये आपका एज एन एंड फिल्टर कहलाता है। ठीक है जी, अब अगर लेट्स से मैं यहाँ पे कहूँ जिस तरह से मेरे मोंगो डीबी के ऊपर ओके हम इसके ऊपर अप्लाई नहीं करें तो मैं इसको वैसे ही बंद कर रहा हूँ। लीजिए इधर आ जाइए, यहाँ पे अब जैसे फाइंड है, अब इस फाइंड के अंदर मैं इनफैक्ट एक और काम कर लेता हूँ, एक और डॉक्यूमेंट अपना इंसर्ट कर लेता हूँ आसानी के लिए। जैसे ये मैंने इंसर्ट वन, लेट्स से मैं इसे कहता हूँ जी डेल XPS। ठीक है जी, और मैं इसकी प्राइस दे देता हूँ जी, लेट्स से इट्स समथिंग राउंड। ठीक है, लीजिए, और इसको मैं कहता हूँ इज़ अवेलेबल और मैं इसे कह देता हूँ लेट्स से जी फॉर। ओके, फिलहाल तो मैं इसको ट्रू ही सेट करता हूँ। ठीक है, लीजिए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे सिंपल सी बात है कि आप अगर आप फाइंड फंक्शन चलाते हो, फाइंड फंक्शन,
तो ये तो आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रिटर्न कर देगा। ये आईटी आपने किट तो अब ये देखो उसे पहले 20 दिए, उसके बाद 2 उसने आपको पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स रिटर्न कर दिए। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ जी क्राइटेरिया, क्या क्या क्राइटेरिया, मैं कहता हूँ इज अवेलेबल के ऊपर ट्रू, ठीक है जी, हिट इंटर, और यहाँ पे देखो क्या मिला आपको, इज अवेलेबल ट्रू के अंदर आपको एक ही डॉक्यूमेंट मिला। उसकी रीज़न भी आप देख सकते हो, क्योंकि इज अवेलेबल के 2 आपने मिस स्पेल्ड यूज़ किए हैं, ठीक है। ऊपर वाले एयरपॉड्स के अंदर हमने कुछ और यूज़ किया था और डेल एक्सपीएस के अंदर हमने कुछ और यूज़ किया, ठीक है। तो ये मिस स्पेल्ड यूज़ किया, इस वजह से उसने इस जो मैंने यहाँ पे स्पेल लिखे थे उस हिसाब से उसने मुझे फाइंड करके दे दिया, ठीक है। आप यहाँ पे अगर आपको मल्टीपल फिल्टर अप्लाई करना तो आप करली ब्रैकेट पहला फिल्टर लिखोगे, लेट्स से मैं कैटेगरी पे लगा देता हूँ, कैटेगरी कॉलन डबल कोट्स इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। पहले तो मैं सिंपल एक फिल्टर पे अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास ये डाटा आ गया, ठीक है जी। और अब अगर मैं यहाँ पे इसके साथ कोई और फिल्टर अप्लाई कर लेता हूँ, लेट्स से जैसे मुझे 9500 प्राइस है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ जी इसके साथ कॉमा प्राइस कॉलन 9500 और मैंने प्रेस किया इंटर, तो उसने मुझे कुछ रिटर्न नहीं किया, क्योंकि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिसकी एग्जैक्ट प्राइस 9500 हो और उसकी कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स हो। अब ये दोनों फिल्टर यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब आपको अंडरस्टैंडिंग बननी चाहिए कि GUI से आप फिल्टर डिज़ाइन करते हो, वहाँ से वैल्यू सेट करते हो, यहाँ पे आपको सिर्फ ये एक फंक्शन कॉल करना है और पैरामीटर पास करने हैं कि फ़िल्टर का नाम क्या है और उसकी वैल्यू की है, ये आपको डाटा रिटर्न कर देगा। हाँ जी, क्लियर है भाई? यस सर। सर इसमें हम रेंज भी अप्लाई कर सकते हैं? रेंज भी अप्लाई कर सकते हैं। रेंज कैसे अप्लाई करेंगे इसके ऊपर हम चलते हैं, अभी बात करते हैं। उसी के अंदर ये देखिए जी, सबसे पहले आपको रेंज के लिए बताते हैं, लीजिए मैच विद कंपैरिजन ऑपरेटर्स। भाई रेंज कैसे बनती है? आप कहते हो ये देखो, लेट्स से जी आपने कहा जी प्राइस क्या हो 500 से अबव हो, और नॉर्मली हम क्या लिखते हैं भाई 5000 से लेके 50,000 के दरमियान हो। अब इसको प्रोग्रामेटिकली कैसे हम ट्रीट करते हैं? हम कहते हैं प्राइस क्या हो आपकी जी, प्राइस ग्रेटर देन हो किससे 500 से, एंड प्राइस क्या हो आपकी लेस देन हो या लेस देन हो या लेस देन इक्वल हो किससे 50,000 से। अब ये आपके 2 एक्सप्रेशन बन गए, मल्टीपल एक्सप्रेशंस, ये 2 नहीं है, 2 से ज़्यादा एक्सप्रेशंस हैं। कैसे? अब यहाँ पे आप चेक करें कि प्राइस क्या हो ग्रेटर देन हो, यहाँ पे चेक करो प्राइस लेस देन और इक्वल टू हो, और फिर आपने इन दोनों को एंड से कंबाइन किया है। तो इसी चीज़ को अभी बना के देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ऑपरेटर देखो LTE। LTE का मतलब है लेस देन और इक्वल टू। अब ये कैसे काम कर रहा है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो। उसने कहा वर्जन की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू हो किसके 4 के। अब अगर यहाँ पे मैं अपने वाले केस में आऊँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ जैसे मैंने फाइंड कहा, मैं कहता हूँ जी किधर गया फाइंड, और यहाँ पे मैं कहता हूँ किसके ऊपर अप्लाई करो, प्राइस के ऊपर, करली ब्रैकेट, मैंने कहा जी प्राइस के ऊपर करो। लेकिन अब प्राइस के अंदर मैं करली ब्रैकेट अगेन बनाऊंगा, यहाँ पे मैं कहता हूँ $LTE। ये जो मेरे ऑपरेटर्स हैं, ये ऑपरेटर्स बोलते हैं इनको, हर ऑपरेटर से पहले डॉलर आएगा। मैंने कहा जी LTE लेस देन और इक्वल टू हो किससे 500 से। मुझे वो प्रोडक्ट्स दिखाओ जिनकी प्राइस 500 से कम है। इंटर करो, अब देखो कितनी प्रोडक्ट्स आई हैं, काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स 500 से कम आ गई हैं। चलो पहले तो ये देखो इसकी वैल्यू क्या है 109, 22, 55, 15, 168, 9, 10, 64, 109 एंड 109, 114, ठीक है, 56, 29, 39 एंड सो ऑन, मतलब जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। बहरहाल मैं इसके ऊपर फिल्टर और कम कर देता हूँ कि 500 के बजाय ज़रा मुझे 50 से लेस देन दिखाओ। अब देखो उसने क्या किया, 50 से जो लेस देन है, ज़रा ये देखो ये कितनी आई है, स्टिल ह्यूज नंबर
मैं और कम कर लेता हूँ, फिल्टर थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि हमें चीज़ों का पता क्लियरली मिल जाए। मैं कहता हूँ ज़रा 20 से बिलो वाले को दिखाओ। सर लीजिए ये तो हमें पता नहीं चल सकता कि हमारे फिल्टर के कितने प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, रिजल्ट कितना आ रहा है? यहाँ पे नहीं बताएगा, क्योंकि उसके अंदर यहाँ पे, हाँ, उसके लिए हमारे पास एग्रीगेशन के फंक्शन हैं जिसमें आप फिल्टर बताओगे, इस फिल्टर के हिसाब से मुझे काउंट करके बताओ कि इसका रिजल्ट क्या बनता है। मैं आपको दिखाता हूँ, वो एग्रीगेशन फंक्शन है, वो अभी एक सेपरेट टॉपिक है, उसके ऊपर भी हम बात कर सकते हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे इनफैक्ट। उससे होता है कि जी आपने सिर्फ फिल्टर बताना है, फिल्टर बताइए कि जैसे अभी हम ये बता रहे हैं, अभी तो हम कह रहे हैं पूरे पूरा डॉक्यूमेंट्स रिटर्न करो, मुझे वो डॉक्यूमेंट्स फाइंड करके दो। उसके अंदर हम एग्रीगेशन का फंक्शन बताएंगे, मुझे क्या चाहिए, मुझे काउंट चाहिए, यानी कि टोटल कितने हैं, या मुझे किसी एक फील्ड की वैल्यू को ऐड करना है, एवरेज निकालना है, तो उसके लिए एग्रीगेशन फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो बहरहाल ये देखो, ये 15 वैल्यू है, ये 9 वैल्यू है, 10 वैल्यू है, कोई भी वैल्यू आपको 20 से अबव नहीं मिलेगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी के साथ अब कहूँ कि भाई मुझे एक और फिल्टर चाहिए, क्या फिल्टर चाहिए, मैं कहता हूं कि मुझे इसके साथ ग्रेटर, मैं जैसे मैं कहता हूं ये लेस देन इक्वल टू है, एल टी ई का मतलब क्या है, लेस देन और इक्वल टू, इसी को कर दो जी टी ई। जी टी ई का मतलब है ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब ये मुझे सारी वो प्रोडक्ट्स रिटर्न करेगा जिनकी अमाउंट 20 से अबव है। मैं 20 से अबव की बजाय ना मैं इसे कह देता हूँ लेट्स से 9500, इससे अबव मुझे दिखाओ। तो आप देख सकते हो कि मेरे पास दो ही प्रोडक्ट्स आई हैं जिनकी अमाउंट जी टी ई लिखा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, अमाउंट बड़ी हो या उससे बराबर हो। अगर मैं इसको सिर्फ जीटी कर दूंगा तो 9500 को निकाल देगा। अभी इसका मतलब क्या होगा, सिर्फ 9500 से अबव जिसकी प्राइस है वो रिटर्न करो। ये देखो सिर्फ एक प्रोडक्ट रिटर्न हुई। हाँ जी, ओके सर, ठीक हो गया। सर ठीक प्लीज। हो क्या, सेम एसक्यूएल की तरह है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम कॉल कर रहे हैं। एग्जैक्टली आप ही मेरे ख्याल में आपने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, ओआरएम या ओडीएम की बात कर रहे थे। तो ये जो मेरे पास फंक्शंस हैं, ओआरएम हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हम रिलेशनल डेटाबेस यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारे पास डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस है, इसीलिए हम ऑब्जेक्ट की डाटा मैपिंग कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की डॉक्यूमेंट्स के अंदर हम मैपिंग कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो जो आपके सीक्वल होती है, सीक्वल के अंदर आप एसक्यूएल की क्यूरीज लिख रहे होते हो, यहाँ पे आपको फिल्टर्स के अंदर, फंक्शंस के अंदर उसने सब कुछ बना के दे दिया। लैंग्वेजेस के अंदर जो ओआरएम बने हुए होते हैं वो इसी पैटर्न के ऊपर होते हैं। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। Okay, so now we have studied different kind of filters। इसमें अब हमने greater than देख लिया, greater than और equal to देख लिया, less than देख लिया, okay, less than LT है। अब ये क्या है, less than 9500, उसने सारे डॉक्यूमेंट्स रिटर्न कर दिए जिसकी अमाउंट less than क्या होगी, 9500 होगी। मैं कहता हूँ less than 10 ज़रा रिटर्न करो, तो स्टिल उसने मुझे एक डॉक्यूमेंट, दो डॉक्यूमेंट और तीन डॉक्यूमेंट रिटर्न कर दिए जिसकी वैल्यू एग्जैक्टली 10 से लेस देन है। ठीक है, अगर लेस देन और इक्वल टू LTE अप्लाई करोगे तो वो क्या करेगा, 10 वाली वैल्यू को भी इंक्लूड कर देगा। अगर किसी की वैल्यू 10 आएगी तो वो भी शामिल होगा। आई डोंट थिंक सो, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू 10 हो। ठीक हो गया, हमने ये फिल्टर्स भी देख लिए। ओके, थोड़ा सा आगे चलते हैं। LTE देख लिया, ये GTE ग्रेटर देन, ये भी हमने देख लिया। अब यहाँ पे आप डेट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। डेट के लिए आपको डेट का फंक्शन कॉल करना है और इसको आपने फॉर्मेट किया है, पहले ईयर, उसके बाद मंथ, उसके बाद डेट, डैश के साथ। इस तरह से आप फिल्टर अप्लाई कर सकते हो। ओके, आगे अब यहाँ पे ये चीज़ मैं बात कर रहा था कि जब आपको मल्टीपल फील्ड्स के ऊपर अप्लाई करना है, बल्कि इसको मैनी बाय अरे को फिलहाल इसको स्किप करो, ये अभी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, इसको अभी छोड़ दो। आगे चलते हैं, इसको नेक्स्ट में देखेंगे। बेसल डेटा टाइप्स के ऊपर मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। आपको ये छोटी छोटी डिटेल्स आपको खुद से पढ़ना है।
बेसन, ये वो डाटा टाइप्स हैं जिसके ऊपर हम बात कर चुके हैं, अरे, बाइनरी, डाटा, डबल, ठीक है, ये सारी की सारी वो डाटा, ऑब्जेक्ट आईडी, वो डाटा टाइप्स हैं जिनके अंदर आप अपना डाटा स्टोर करते हो। बेसन दरअसल आपका क्या है, बाइनरी इंक्रिप्टेड, बाइनरी जो है, बाइनरी के अंदर इंक्रिप्टेड, बाइनरी कोडेड कह लो, जेसन फॉर्मेट होता है जिसके अंदर आप अपना डाटा स्टोर कर रहे होते हो। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये डिस्कस हो गया EQ, ये ऑपरेटर इक्वल के लिए है, हम इक्वल की बजाय हम डायरेक्ट भी लिख देते हैं। अच्छा, अब इस चीज़ को लिखने का एक तरीका ये भी है कि आप ऑर्थर कॉलन डायरेक्ट वैल्यू लिख दो, ये भी लिख सकते हो। अदरवाइज हम जिस तरह से ग्रेटर देन लेस देन वाले ऑपरेटर देख रहे थे, तो उसी तरह से EQ ऑपरेटर इक्वल के लिए है। ठीक है जी, हाँ जी, यस सर। जी, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? जी, लाइक ऑपरेटर सर रहे क्या ना? आएगा, लाइक ऑपरेटर भी आएगा। लाइक ऑपरेटर यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे दरअसल कंटेन्स के नाम का ऑपरेटर होगा। ठीक है, कंटेन्स के नाम का ऑपरेटर होगा, वो आपको डाटा लाइक की तरह काम करेगा। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है जी? नो सर, क्लियर है। ओके जी, तो अब आप लोगों ने करना ये है कि इसको यहाँ से स्टडी करना है, ये क्यूरी डॉक्यूमेंट्स की तमाम डिटेल्स, इसके अंदर तमाम जिस किस्म के ये फिल्टर इसने दिए हुए हैं, ये देखिए इसके ऊपर, ये मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। अब यहाँ पे उसने सारे के सारे ये इक्वालिटी ऑपरेटर जो सबसे पहले हमने फाइंड वाला अप्लाई किया था, स्टेटस D, अब ये हम कंपास, यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी हम कंपास के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं ना, तो इस तरह से आप शेल के ऊपर भी लिख सकते हो इस तरह से। अगर आपने ये शेल के लिए अप्लाई, थोड़े शेल के और कंपास के थोड़े से डिफरेंट होंगे। तो अब हम ये वाले जो लिख रहे हैं, ये मोंगो DB शेल है, मोंगूश जिसको मैं बोल रहा था, तो इसके ऊपर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। इसलिए मैं आपसे लिंक अभी शेयर करता हूँ, आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे, क्या कर रहे हो, शेल, और शेल के ऊपर ये देखो अब db.inventory.find, ठीक है, और वो इसको लिख रहा है कि आपको इस तरह से लिखना होगा कि आप क्या करेंगे, db.inventory.find, क्या कर रहा है, इन्वेंट्री एक कलेक्शन है, उसमें से वो तमाम डॉक्यूमेंट्स रिटर्न करेगा जिनका स्टेटस D है, बस। और जो लोग सीक्वल बैकग्राउंड से हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि पुत्र आप वहाँ पे सीक्वल में इस तरह से लिखा करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक ऑपरेटर की उसने डिटेल बता दी है। ये इन ऑपरेटर है। अच्छा जी, उसके बाद और ऑपरेटर मैं डिस्कस कर चुका हूँ, नहीं वैसे और ऑपरेटर मैंने भी डिस्कस नहीं किया, एंड ऑपरेटर मैंने डिस्कस कर लिया है। अब ये आपने मजीद खुद इसमें से कुछ ऑपरेटर खुद से सर्च करने हैं, खुद से देखने हैं, इनको रीड करना है, फिर इसके ऊपर हम नेक्स्ट सेशन के अंदर मजीद थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है जी, ओके सर। देखिए अब यहाँ पे आपके पास 2 असाइनमेंट्स इकट्ठी हो गई हैं, मैं अभी यहाँ से आपके पास शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, उससे पहले ना एक छोटा सा टास्क, छोटी सी एक डिटेल बात कर दें। जैसे अभी हमने बात की थी, ये हमने फाइंड किया था, फाइंड जिसकी अमाउंट क्या हो, लेस देन क्या हो, 10 हो। अब अगर मैं यहाँ पे डिलीट मैनी फंक्शन चलाऊंगा तो ये वो सारे डॉक्यूमेंट्स डिलीट कर देगा जिनकी अमाउंट लेस देन 10 होगी, जिसकी प्राइस एट्रीब्यूट क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 10 होगा, वो सारे डिलीट कर देगा। अब यहाँ पे आप देखो, एक्नॉलेज ट्रू और डिलीटेड काउंट के अंदर क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है, 3 रिटर्न कर रहा है। हाँ जी, ठीक हो गया सर। ठीक हो गया, ओके गुड। तो बहरहाल इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अब यहाँ पे ये इंसर्ट मैनी का फंक्शन भी मौजूद है। इंसर्ट मैनी कुछ भी नहीं है, एक अरे लेता है और बस, बाकी तो सारे आपके ऑब्जेक्ट्स ही हैं। आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, 2 बनाया, 3, जितने भी होंगे वो एक अरे के अंदर रैप कर दोगे तो वो मिनी डॉक्यूमेंट्स इंसर्ट कर देगा। फाइंड फंक्शन और ये छोटी छोटी डिटेल्स अंदर ये आपने देख लेनी है। ठीक हो गया? यस सर। ओके जी, अब यहाँ पे आपको मैं असाइनमेंट लिख देता हूँ। असाइनमेंट क्या है ये? असाइनमेंट इज़ अ वेरी सिंपल असाइनमेंट। जो भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो, आइदर यू आर गोइंग टू राइट योर KFC क्लोन ऐप, यू आर राइटिंग योर ई-कॉमर्स ऐप, या आप लिख रहे हो एक, मैंने कुछ लोगों के पास देखा था क्विज ऐप लिख रहे थे। ये आपके डिफरेंट 3 किस्म के आप ऐप्स के ऊपर काम कर रहे थे। इन तीनों की आपने क्या करनी है, मोंगो DB। अब आप क्या करोगे, अटलस के ऊपर जाओगे, ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। अटलस के ऊपर आपने अकाउंट क्रिएट करना है, क्लस्टर सेटअप कर लेना है, फिर उस अटलस को कनेक्ट कर लेना है कंपास के साथ।
ठीक है। कंपास के साथ कलेक्ट करके फिर आप शेल के ऊपर सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे, जिनमें आपने क्या करना है, उनकी डेटाबेस क्रिएट करनी है, क्रिएट योर डेटाबेस, देन क्रिएट योर कलेक्शंस, ठीक है। उसके बाद इंपोर्ट योर डमी डाटा ऐड करो और ऑपरेशंस परफॉर्म करें मोंगोडीबी शेल के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करो। कौन से, जो बहुत कॉमन ऑपरेशन है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ठीक है। उसके बाद कोई एक सिंगल को इंसर्ट करना है, किसी एक सिंगल को अपडेट करना है, डिलीट करना है, ये जो फाइंड के फंक्शन है, फाइंड मुख्तलिफ पैरामीटर्स लगा के ये सारी की सारी चीज़ें आपने देखनी है।